हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। सो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि हम कार्बन ऑक्सीडेशन वाली यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि बीएससी 5th सेमेस्टर का आपका फर्स्ट जो पेपर है उसकी सेकेंड यूनिट है। इसमें हमने स्टार्ट किया था ग्लाइकोलिसिस के साथ। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, किस तरीके से फर्मेंटेशन, एरोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशंस होते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल में एंटर करने के पहले अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो बीच में एक लिंक रिएक्शन चलता है जिसे हमने पायरुवेट ऑक्सीडेशन के नाम से या फिर हमने उसे फेट ऑफ पायरुवेट के नाम से डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल के रेगुलेशन डिस्कस किए थे और एनर्जी काउंटिंग जो आपका पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है वो सब डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी अपनी जो लास्ट की वीडियोस है उसको थोड़ा सा रिवाइज करें, लास्ट के जो कॉन्सेप्ट है उसे रिवाइज करें, तो अभी तक अगर हम सिर्फ और सिर्फ एटीपी की बात करें, अगर हम यहाँ पे एटीपी या जीटीपी की बात करें जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के प्रोसेस के द्वारा हमारे पास एनर्जी बनी थी, अगर हम उसकी बात करें, एटीपी की और जीटीपी की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटीपी जो है वो हमारे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में 4 सिंथेसाइज हुई थी, वहीं पे 2 एटीपी हमारी यूटिलाइज हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी हमारे पास बची थी। इसका मतलब है कि 2 एटीपी जो है उसका फॉर्मेशन हमें ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिलता है। फिर लिंक रिएक्शन में कोई भी एटीपी नहीं बनती है, वहां पे NADH का फॉर्मेशन होता है। फिर जब हम क्रेब्स साइकिल पे देखते हैं तो क्रेब्स साइकिल में भी एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। सीक्वेंस साइकिल 2 बार रन करती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए, इसलिए 2 एटीपी यहाँ पे भी सिंथेसाइज होती हुई हमें दिखाई दे रही थी। कभी कभी एटीपी या जीटीपी के साथ हम इसे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस और कंप्लीट क्रेब्स साइकिल की बात करें तो हमारे पास अभी तक जो एटीपी बनी है वो सिर्फ और सिर्फ 4 एटीपी हम अभी तक बना पाए हैं। ये चीज अभी तक आपको पता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ 4 एटीपी बनाई है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है तो हमारे पास 30 या 32 जो है एटीपी फॉर्म्ड होती है अगर हम 2.5 और 1.5 की कैलकुलेशन से चले, या फिर अगर हम 36 या 38 जब कहते हैं जब हम 2 और 3 के एटीपी के कैलकुलेशन के साथ चलते हैं। तो ये चीज आपको पता है। अब हमें ये समझना है कि ये जो 4 एटीपी थी, मान लो ये तो बन गई, अगर इस 32 में से हम 4 माइनस कर देते तो हमारे पास 28 एटीपी जो आ रही है वो किधर से आ रही है, उसके बारे में आज क्लास में हम समझने वाले हैं। देखिए, अभी तक हमने कहा था कि क्रेब्स साइकिल में भी हमारे पास NADH बनता है और FADH बनता है, FADH2 बनता है, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में NADH बनता है, हमारे पास रेगुलेट जो हमारा लिंक रिएक्शन है वहां पे NADH बनता है। तो ये NADH किस तरीके से एटीपी को फॉर्म करता है, इस प्रोसेस को आज हम समझने वाले हैं। आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कीमोसिंथेटिक थ्योरी समझेंगे, एटीपी सिंथेटेज के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे ये एनर्जी कन्वर्जन भी हम समझ लेंगे। तो आपको आज ये समझ में आ गया होगा कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। हम एक तरीके से इस NADH से या FADH2 से एटीपी कैसे फॉर्म होगी इसके बारे में पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नाम में क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहां पे हम एक सिस्टम जनरेट करेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाएगा और इस ट्रांसफर के प्रोसेस के रिजल्ट में हमें एटीपी मिलेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम आज स्टडी करने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये NADH और FADH2 से एनर्जी कैसे सिंथेसाइज्ड होती है, ये चीज हम समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में ये चीजें आखिर में काम कैसे करती हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में होता क्या है उसके बारे में देख लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके पूरे कॉम्प्लेक्स को हम समझेंगे। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको क्या दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द जो फ्री एनर्जी होती है, क्योंकि देखिए 30 या 32 एटीपी में से हमने अभी तक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से सिर्फ और सिर्फ 4 एटीपी बनाई है। बाकी जो मेजॉरिटी जो एनर्जी सिंथेसाइज होती है वो यहाँ से सिंथेसाइज होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से सिंथेसाइज होती है। तो वही दिया है कि जो रिलीज होती है मोस्ट ऑफ द फ्री एनर्जी ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू CO2, जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को
CO2 मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, CO2 के मॉलिक्यूल में ऑक्सीडाइज करते हैं, तो हमें जो एनर्जी मोस्टली रिलीज होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो हमें मिलती है NADH और FADH के रिडक्शन से। यहाँ पे ये NADH और FADH2 से हम ये हाइड्रोजन रिलीज कर देंगे, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा। इसका मतलब है कि इसका जो है यहाँ से तब हमको एनर्जी मिलेगी ड्यूरिंग द जो कि जनरेट कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, इन सब में हमें ये NADH और FADH2 बने हुए दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन और रिलीज फ्रॉम NADH एंड FADH2 एंड इवेंचुअली ट्रांसफर टू ऑक्सीजन फॉर्मिंग हाइड्रोजन। जैसे अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक जब तक हमने क्रेब्स साइकिल देखा था और जब हमने वो देखा था लिंक रिएक्शन, तो हमने पहले ये देखा था, आपको याद होगा कि पाइरुवेट जो है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड था। उससे जब हमने एसिटिल कोएंजाइम बनाया तो 2 कार्बन था, तो एक CO2 यहाँ पे रिलीज होती हुई दिखाई देती थी। फिर जब हम क्रेब्स साइकिल में एंटर करते थे तो 2 CO2 यहाँ से भी निकल रही थी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ग्लूकोज था उसके 6 मॉलिक्यूल हमें यहाँ से रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात आती है कि जो ऑक्सीजन जरूरी होता है रिस्पायरेशन की प्रोसेस में, उसका तो अभी तक हमने कोई यूज नहीं देखा। हम कहते हैं ना कि एरोबिक रिस्पायरेशन में इतनी एनर्जी बनती है या जो भी, तो ऑक्सीजन की यूज तो अभी तक हमने कहीं नहीं देखा कि किसी भी प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट था। अब हमें ऑक्सीजन की एक्चुअल रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ पे इवेंचुअली लास्ट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया जाता है, और ये जो वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो ऑक्सीजन होता है ये फिर बाद में वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जो आप पढ़ते हो C6H12O6, फिर आप ऑक्सीजन लेते हो, फिर आप उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो सिंथेसाइज करते हो, तो ये पूरी प्रोसेस है। जो आपका कार्बन होता है किसकी प्रोसेस में? जो ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है वो आपके पहले 3-3 मॉलिक्यूल के 2 कार्बन में टूटता है, जिसे हम पाइरुवेट कहते हैं। फिर दोनों में से एक रिलीज होता है जो कि आपका एसिटिल कोएंजाइम बनाता है। फिर ये एसिटिल कोएंजाइम क्या करता है? ये आगे जाके क्रेब्स साइकिल में चलता है और एक प्रोसेस के थ्रू जब वहां पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है तो वहां से एक CO2 रिलीज हो जाता है। फिर क्या होता है कि पूरा CO2 जो 6 था वो रिलीज हो गया। अब लास्ट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा तो ऑक्सीजन जो यूज हुई थी रिस्पायरेशन में उससे जो है वाटर सिंथेसाइज होगा। तो ये पूरी प्रोसेस है जो कि आपको रिस्पायरेशन में एक शॉर्ट इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। उसका इतना लंबा चौड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट में क्या दिया है? इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम NADH टू FADH2 टू ऑक्सीजन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है चाहे वो NADH का हो चाहे वो FADH2 का हो, वहां से एक सिस्टम के थ्रू होता हुआ ये कहाँ पे एंटर करता है? ऑक्सीजन के पास एंटर करता है। नेक्स्ट में क्या दिया है? थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अगर ये चीज जो कही गई है, सिस्टम की जो बात कही गई है, मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में ही बताया था किस तरीके से अगर कोई माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसकी मान लो इनर मेम्ब्रेन है। ये हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमने यूकैरियोटिक सेल की बात की है। तो इनर, जैसे अभी हमने देखा था कि जो क्रेब्स साइकिल चलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में रन करता है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल जो है वो यहाँ पे रन हो रहा है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल चलता है तो यहीं पे NADH और FADH2 का फॉर्मेशन होता है, और जो NADH बाहर बनता है उसे हम सटल सिस्टम से कहाँ करते हैं? मैट्रिक्स में ला देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स की जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है इसके ऊपर वो सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास जब NADH या FADH2 जाता है, यहाँ से जब NADH या FADH2 जाता है तो ये क्या करता है? ये यहाँ से एनर्जी को इस साइड इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। लास्ट में हमारे पास ऑक्सीजन होता है जो कि इस ऑक्सीजन को वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यही चीज यहाँ पे दिया है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है, अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ये प्रोसेस देखने को मिलते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होगी, तो हम कभी कभी नहीं पढ़ते हैं कि मीजोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पे क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से इनवेजिटिवली फोल्ड हो जाती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्ड हो जाती है तो यही जो है एक तरीके से यहीं पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन करता है, यही माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। बेसिकली ये अगर आप इसे एक्सपांड कर देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो एक ही जगह फोल्ड हो जाती है, इसलिए वो सिस्टम वहां पे पास हो जाता है और हमें लगता है कि यहीं पे जो है वो ये सिस्टम काम कर रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो यूकैरियोटिक केस में, और अगर प्रोकैरियोट्स की हम बात करते हैं तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो रन करता
है। आगे क्या दिया है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बीइंग व्हेन द हाइड्राइड आयन रिमूव फ्रॉम NaDH एंड इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। जो NaDH है यहाँ से 1 प्रोटॉन और 2 जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है जब इसे हम सिस्टम से क्रॉस कराते हैं। चलिए ये सारी चीजें हम एक बार फिगर के माध्यम से समझेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें इसके बारे में, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं इसमें बेसिकली 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ट्रांस मेम्ब्रेन तरीके से, ट्रांस मेम्ब्रेन फॉर्म में जो है वो उसमें सटल रहती है। जैसे अगर आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसा हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने देखा था कि क्या होता है, लिपिड बाइलेयर्स होती हैं। इसका जो इनर रीजन होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, और जो आउटर रीजन होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो ऐसे में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा कम एक्सपांड करके देखें तो हमें कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। जैसे अगर 1 मिनट यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ऐसे एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्रोकैरियोट्स के केस में, और यूकैरियोट्स के केस में माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। अब इसमें क्या है, इसमें इस तरीके से कुछ क्या है, पूरे लिपिड मेम्ब्रेन्स जो है यहाँ पे फील्ड है। यहाँ पे इस तरीके से लिपिड जो है बाइलेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, लिपिड बाइलेयर यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरीके से पूरा आपको फिल करना है, समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है, इसके बाहर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एक एक्स्ट्रा आउटर। तो इस तरीके से यहाँ पे भी एक मेम्ब्रेन होगी जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है इसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। 2 मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस होता है। यही देखिए, ये अगर बाइलेयर है तो ये भी बाइलेयर होगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ये इनर मेम्ब्रेन को हमने लार्ज करके बनाया ताकि हम सारे कॉम्प्लेक्सेस को यहाँ पे दिखा सके, और ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ETS को समझने के लिए, इसलिए हमने ये चीज भी यहाँ पे मेंशन की है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे 4 जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, ये प्रोटीन से बने हुए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस तरीके से ट्रांसफॉर्म में मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर 1, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2, फिर ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3, और ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 4। इस तरीके से 4 कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। जो हमने आपको कंडीशन रिप्रेजेंट कराया है, मैट्रिक्स के साइड्स में जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 होता है वो मैट्रिक्स के साइड्स तो प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आउटर रीजन में प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखिए 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, चारों कॉम्प्लेक्सेस के आपको यहाँ पे नाम दिए हैं। NADH कोएंजाइम Q रिडक्टेज, या फिर इसे ही हम NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। NADH डिहाइड्रोजिनेज पे होता क्या है, इस NADH डिहाइड्रोजिनेज पे यहां से NADH एंटर करता है, और यहाँ पे जब ये निकलता है तो ये NAD पॉजिटिव के फॉर्म में रहता है, और यहाँ से जो है वो 4 जो पूरी प्रोसेस होगी, यहाँ पे 4 जो है हाइड्रोजन्स रिलीज होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो कि यहाँ पे मल्टीपल स्टेप से होते हुए आगे की तरफ मूव करते हैं। फिर क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे क्विनॉन या जैसे यहाँ पे क्या है, कोएंजाइम Q साइटोक्रोम्स जो होते हैं वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। और जो सेकेंड वाला कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे FADH2 आता है, और FADH2 जो है वो आपका बदल जाता है FAD पॉजिटिव की फॉर्म में, और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होती हैं।
ये चीज समझ में आया। और ये दोनों मिलके जो है यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो इसी क्विनॉन के पास जाता है और ये आगे चल के थर्ड कॉम्प्लेक्स में पहुंच जाता है। इसका मतलब है कि एक कॉम्प्लेक्स NADH का है, एक कॉम्प्लेक्स FADH का है। NADH का कॉम्प्लेक्स FADH में नहीं जाता और FADH का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो NADH में नहीं जाता, लेकिन दोनों मिलके साथ में तीसरे वाले के पास जाते हैं। जैसे होता है ना कि दो फ्रेंड्स होते हैं, दोनों एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, किसी तीसरे दोस्त के यहाँ जाना होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई तुम भी आ जाओ यहाँ तक, बीच रास्ते में मैं भी यहाँ तक आ जाता हूँ, फिर साथ में चलेंगे, लोग एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्विनॉन के पास जाता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्विनॉन के पास जाता है, और दोनों फिर जो है वो थर्ड कॉम्प्लेक्स और फोर्थ कॉम्प्लेक्स से होते हुए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और H2O मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये चीज सिंपल से समझ में आई। अगर आपको पूरा बेसिक समझ में आता है फिर आपको सीक्वेंस याद रखना है कि लाइंस में जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है इसमें इलेक्ट्रॉन किसके बाद कहाँ पे ट्रांसफर होता है वो हम 1 बाय 1 करके देख लेंगे। अब एक चीज और आती है कि कैसे पता चलता है कि NADH से जो इलेक्ट्रॉन है वो 2.5 ATP का सिंथेसिस करता है और FADH का जो एक मॉलिक्यूल है वो 1.5 ATP का सिंथेसिस करता है। देखिए, जब एक NADH की अभी हम बात करते हैं, जब एक NADH को हम देखते हैं तो ये NADH पहला अपने कॉम्प्लेक्स से 4 जो प्रोटॉन्स होते हैं उसे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भेज देता है। उसके बाद जो है जो आपका यही इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा तो ये इस कॉम्प्लेक्स से भी 4 इलेक्ट्रॉन को ऊपर सेंड कर देगा और यहाँ से ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजेगा। तो 4 4 8 2 10 इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर करता है। और माना जाता है कि जो फोर्थ कॉम्प्लेक्स है यहाँ से जब ATP सिंथेसिस होती है तो एक ATP सिंथेसिस करने के लिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयन होते हैं या जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 4 प्रोटॉन जब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इंटर करते हैं तब वहां पे एक ATP सिंथेसाइज होती है। पहले आप नाम देख लीजिए चारों कॉम्प्लेक्स का, फिर हम 1 बाय 1 करके चीजों को समझेंगे। ठीक है, पहले का क्या है NADH रिडक्टेज, दूसरा क्या है सक्सिनेट कोएंजाइम Q रिडक्टेज, ये वही सक्सिनेट है जो हमने क्रेब्स साइकिल में एंजाइम देखा था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वही सक्सिनेट जो है यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। थर्ड क्या है, थर्ड है कोएंजाइम Q साइटोमेरेज C रिडक्टेज या फिर इसी को हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो फोर्थ है वो है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। इसके बाद में यहाँ पे F1 F0 जो है कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम ATP सिंथेटेज कहते हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इन चारों के बारे में हमें समझना है। एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं और 1 बाय 1 करके हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको चीजें एक बार समझ में आ जाएंगे फिर आप बहुत आसानी से उसको लर्न कर पाओगे। हम यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बना रहे हैं। इस तरीके से मान लीजिए हमने सिर्फ और सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को बनाया है। इसके बाहर ये जो स्पेस है ये हमारा इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस है। इंटर मेम्ब्रेनल जो है स्पेस है ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स है। ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले NADH वाला देख लेते हैं, फिर FADH2 वाला देख लेंगे। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से होता हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 में जाएगा। ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। क्योंकि देखिए NADH से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास NADH से निकलेगा वो इलेक्ट्रॉन कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में इंटर नहीं करेगा। तो फर्स्ट से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, इस तरीके से ट्रांसफर करेगा। होता क्या है कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यहाँ पे FMN, फिर यहाँ पे FES मतलब कि फ्लो जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स होता है वहां से जाता है, फिर यहाँ पे क्विनॉन के पास जाता है, फिर यहाँ से साइटोक्रोम BC1 वगैरह एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें देखेंगे। बस अभी ये देखिए कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होता है तो ये 4 हाइड्रोजन्स को यहाँ पे ट्रांसफर करता है, 4 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से जो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसफर कर देता है जब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव करता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है ये क्या करता है, ये भी 4 प्रोटॉन को जो है इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है वो ट्रांसफर करता है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है ये सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करता है। तो अगर हम टोटल की बात करें तो 4 4 8 और 2 10 एक NADH को यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने में 10 प्रोटॉन को मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर देता है। इतनी बात समझ में आई। और ये बताया गया है कि यहाँ पे जो F1 कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे यहाँ पे जो ATP सिंथेटेज होगा,
यहाँ पे जो एटीपी सिंथेटेज होगा वो क्या करता है कि उसको एक एटीपी सिंथेसाइज करने के लिए कम से कम 4 प्रोटॉन को यहाँ से यहाँ भेजना होगा। एक एटीपी सिंथेसिस के लिए वो 4 प्रोटॉन को इस साइड से इस साइड भेजता है, तब वो एक एटीपी बनाता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि एक NADH को यहाँ से यहाँ तक भेजने में 10 प्रोटॉन को उधर भेजा गया है, ठीक है। अब अगर 10 प्रोटॉन उधर गए हैं तो जब वो इधर आएंगे 4 प्रोटॉन आएगा तो एक एटीपी बनेगी, 8 प्रोटॉन आएगा तो 2 एटीपी बनेगी, फिर क्या है 2 भी बचा है तो 2 का मतलब आधा। इस तरीके से 10 अगर आपके पास ये है प्रोटॉन उस साइड है तो 10 प्रोटॉन को जब हम इधर भेजेंगे तो एटीपी जो सिंथेसाइज होगी वो 2.5 एटीपी सिंथेसाइज होगी। ये चीज समझ में आया कि एक एटीपी सिंथेसिस के लिए 4 प्रोटॉन्स को वहां से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में एटीपी सिंथेसिस अगर ट्रांसफर करता है तभी सिंथेसाइज होता है। तो अगर एक NADH के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में 10 प्रोटॉन उधर जा रहा है, इसका मतलब है कि 2.5 एटीपी सिंथेसाइज होगी। अब अगर यहीं पे हम FADH2 की बात करें, इसी प्रोसेस में हम क्या करें, FADH2 की बात करें जो कि जिसका कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड। कॉम्प्लेक्स सेकंड्स में क्या है, यहाँ पे हमारे पास FADH2 है और ये FADH2 आगे चल के FAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। FADH2 में इलेक्ट्रॉन कम क्यों बनता है, क्योंकि इसका जो पहला कॉम्प्लेक्स है, जो FADH2 का पहला कॉम्प्लेक्स है और पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है, ये जो है ये मैट्रिक्स में पूरी तरीके से पूरे मैट्रिक्स में पूरे मेम्ब्रेन में जो है एम्बेडेड नहीं होता, ये सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल साइड में एम्बेडेड होता है। तो यहाँ से कोई भी प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसफर नहीं होती है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 4 प्रोटॉन्स यहाँ पे और 2 प्रोटॉन यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 6 प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब कि 6 प्रोटॉन अगर ट्रांसफर हो रहा है तो अगर 6 प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है तो एक एटीपी बनाने के लिए 4 प्रोटॉन चाहिए, तो 2 प्रोटॉन हमारे पास अभी और बच गया। तो इसका मतलब है कि 0.5 जो है वो एटीपी और सिंथेसाइज होगी। इसका मतलब है कि टोटल 1.5 एटीपी जो है सिंथेसाइज होती है जब एक NADH के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई कि कैसे 2.5 और 1.5 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक NADH से 10 प्रोटॉन ट्रांसफर होते हैं, 10 प्रोटॉन अगर ट्रांसफर होते हैं, एक एटीपी सिंथेसिस के लिए 4 प्रोटॉन ट्रांसफर होने चाहिए, तो 4 दूना 8, अभी भी 2 बच रहा है, इसका मतलब 0.5 जो है एटीपी और सिंथेसाइज होगी, मतलब दूसरे वाले का भी 2 प्रोटॉन ले लेंगे तो हमारे पास एक एटीपी और बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो प्रोसेस होती है वो रन करती है, 1.5 और 2.5 एटीपी सिंथेसाइज होती है इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, 1 by 1 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में स्टडी करते हैं। ये देखिए ये फिगर आपको दिखाया गया है, ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और एटीपी सिंथेटिस। कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में NADH जो है वो NADH जो है वो NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जा रहा है और यहाँ से देखिए प्रोटॉन जो है ऊपर की ओर ट्रांसफर हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो यूबिक्विनोन के पास जा रहा है। जो आपका कॉम्प्लेक्स सेकंड है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी NADH2 जो है वो NADH में ट्रांसफर होगा और यहाँ से भी जो इलेक्ट्रॉन है वो यूबिक्विनोन के पास जा रहा है। इस यूबिक्विनोन से चाहे वो NADH का इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो दूसरे FADH2 का इलेक्ट्रॉन हो, वो दोनों जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड में ट्रांसफर होंगे। कॉम्प्लेक्स थर्ड से फिर वो ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C जो है वो कॉम्प्लेक्स 4 में ट्रांसफर करेगा और यहाँ पे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड होगा वो ऑक्सीजन होगा और ये ऑक्सीजन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से थर्ड देखिए, यहाँ पे देखिए पहला जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ से भी आपको प्रोटॉन का ट्रांसफर दिखाया गया है, जो तीसरा है यहाँ से भी आपको प्रोटॉन का ट्रांसफर इधर बाहर साइड में दिखाया गया है और यहाँ पे भी आपको प्रोटॉन का ट्रांसफर बाहर दिखाया गया है। लेकिन आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है यहाँ से कोई कॉम्प्लेक्स को बाहर जाता हुआ नहीं दिखाया गया है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे FADH से एलर्जी जो है वो कम बनती है। और ये आपका एटीपी सिंथेज है जो कि देखिए इसका डायरेक्शन जो है प्रोटॉन ट्रांसफर का वो इस तरीके से है और यहाँ पे ADP से हमारा ATP सिंथेसाइज्ड होगा। तो ये ATP सिंथेटेज वाली वीडियो कल हम लोग कल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए पूरा फिगर दिया गया है आपको, जिसमें आपको ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये इसका क्या है आउटर मेम्ब्रेन है और ये इसका क्या है इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड, ये है थर्ड
और ये है फोर्थ। देखिए क्या क्या दिया गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेकंड है वो सिर्फ और सिर्फ इनर मेम्ब्रेन पे लगा हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच्ड नहीं है। वहीं पे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ जो है वो पूरी मेम्ब्रेन में ट्रांसफॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। वो जो प्रोटीन्स होते हैं वो पूरी मेम्ब्रेन्स में लगे होते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, थर्ड से होगा और फोर्थ से होगा, और सेकंड से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन जो है वो बाहर की ओर ट्रांसफर नहीं होगा। यही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। ये फिगर भी देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम चीज दिखाई गई है कि आपका NADH है, FADH2 है, थर्ड कॉम्प्लेक्स है, फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सेकंड पे नहीं हो रहा है। फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन है वो यूबिक्विनॉन के पास जा रहा है, सेकंड से भी इलेक्ट्रॉन जो है यूबिक्विनॉन के पास जा रहा है, फिर दोनों मिलके जो है थर्ड वाले के पास जा रहा है, फिर वहां से साइटोक्रोम से जा रहा है और साइटोक्रोम से फिर आपका फोर्थ में जा रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली फॉर्म में या इसी तरीके से कोई आयंस वगैरह जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लोट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वो आराम से मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकते हैं। तो साइटोक्रोम सी हो गया चाहे यूबिक्विनॉन हो गया, जो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में चीजों को ट्रांसफर कर रहा है वो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स है, इसलिए वो आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पा रहा है। अब यहाँ पे जो आपका मेन फिगर है वो आप यहाँ पे देख लीजिए, जहाँ से आपको सीक्वेंसेस पता चलेंगे कि किस तरीके से ट्रांसफर होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए NADH जो है वो जो है वहाँ पे एक D जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है उसे रिमूव किया जाएगा और ये NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जो कि पहले FMN जो कि एक प्रकार का विटामिन मॉडिफिकेट फॉर्म है, तो FMN के पास जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये आयरन कॉम्प्लेक्स FeS के पास जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को छोड़ देगा और यूबिक्विनॉन के पास जाएगा। यूबिक्विनॉन से फिर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यूबिक्विनॉन मतलब क्या यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट होगा, या पहले सेमी यूबिक्विनॉल और उसके बाद यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट होगा। फिर जो है ये आपका थर्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिखाया गया है। आप अगर सेकंड की भी बात करें तो सेकंड में पहले जो इलेक्ट्रॉन होता है वो FAD के पास आता है, फिर ये आयरन कॉम्प्लेक्स के पास जाता है, फिर दोनों जो है वो कहाँ पहुंचते हैं, आपके पास C, आपके जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है वहां पे पहुंचते हैं। साइटोक्रोम B पे पहले जाता है, फिर आयरन कॉम्प्लेक्स पे, फिर साइटोक्रोम C1 पे, फिर ये जाता है साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C से होता हुआ ये कॉपर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और कॉपर A कॉम्प्लेक्स के पास जाता है। अगर हम पूरे स्टेप्स को लिखें तो NADH की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो यहाँ से सबसे पहले FMN मॉलिक्यूल के पास जाता है, फिर यहाँ से ये आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जाता है और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूबिक्विनॉन के पास जाता है, और यूबिक्विनॉन फिर आगे चल के सेमी यूबिक्विनॉल और फिर लास्ट में जो है यूबिक्विनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज होती है। नेक्स्ट में अगर हम FADH2 की बात करें तो FADH2 से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पहले FAD के पास जाता है, फिर यहाँ से ये FeS के पास जाता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉल के पास जाता है, यूबिक्विनॉल से सेमी यूबिक्विनॉल बनता है, फिर यूबिक्विनॉल बनता है। अब ये जो सारे इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है यूबिक्विनॉल के पास हैं, ये चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट, ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सेकेंड। अब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड के पास। अब थर्ड के पास सबसे पहले जाएगा तो साइटोक्रोम B के पास जाएगा, साइटोक्रोम B से होता हुआ कहाँ जाएगा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये साइटोक्रोम C के पास ट्रांसफर होगा, साइटोक्रोम C के पास ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आपका साइटोक्रोम C के पास आया था ये जाएगा, फिर से आपका साइटोक्रोम C जो है इसे लेके जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। जो आपका कॉम्प्लेक्स 4 है यहाँ पे ये चीजें लेके जाएगा आपका यहाँ पे ये साइटोक्रोम C है ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड से कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के पास इसको ट्रांसफर करेगा। उसके बाद क्या है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है वहां पे कॉपर A मॉलिक्यूल होगा, वो इसे एक्सेप्ट करेगा, फिर ये ट्रांसफर होगा आपके पास किसके, साइटोक्रोम A के पास ट्रांसफर होगा। साइटोक्रोम A से फिर ये चीजें कहाँ पे ट्रांसफर होंगी, साइटोक्रोम A के बाद ये जाएगा साइटोक्रोम C1 में,
साइटोक्रोम A3 में जाएगा और साइटोक्रोम A3 के बाद ये फिर जो है कॉपर के B सब्स्टिट्यूट के पास जाएगा और इसके बाद जो है ये ऑक्सीजन के पास जो है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है। पहले NADH के पास आएगा, FN और FES से होता हुआ यूबिक्विनोन के पास जाएगा, FADH2 वाला क्या है FAD के पास आएगा और फिर Fe कॉम्प्लेक्स से होता हुआ यूबिक्विनोन के पास जाएगा। यूबिक्विनोन का मतलब एक बार वो हाफली रिड्यूस होगा, फिर फुल्ली रिड्यूस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो है कि साइटोक्रोम B FES, साइटोक्रोम C, फिर साइटोक्रोम C क्या करेगा, थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ में ट्रांसफर कर देगा। फिर कॉपर A, साइटोक्रोम AC, फिर उसके बाद कॉपर का B मॉलिक्यूल और लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम वन बाय वन करके कॉम्प्लेक्सेस के नाम के साथ चीज़ों को समझ लेते हैं। ये फिगर पक्का याद कर लीजिएगा, ये सीक्वेंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम में। पहले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का जो नाम है वो NADQ रिडक्टेज है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर इसे हम NAD डिहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। दिया क्या है, ये जो एंजाइम है इसमें आयरन सल्फर प्रेजेंट होता है और FMN प्रेजेंट होता है। जैसे हमने देखा ना कि यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे हमारे पास क्या है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। मान लो कि हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लेक्स बनाया, यहाँ पे हमारे पास NADH है जो कि NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से जो है वो 4 प्रोटॉन ऊपर जाएंगे। बात हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले FMN के पास जाते हैं, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है FES कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं, फिर ये जो है यूबिक्विनोन के पास एंटर कर जाता है। तो ये जो आपका पूरा स्टेप होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में होता है। ऐसे तो याद हो जाएगा ना, एक एक कॉम्प्लेक्स को याद कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया है, नेक्स्ट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड है जिसे हम Q रिडक्टेज या फिर सक्सीनेट Q रिडक्टेज कहते हैं। इसमें क्या होता है कि FADH2 जो है वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 के साथ पास होता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में वो एंटर नहीं करता, फिर दोनों मिलके साथ में कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स सेकंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर दिया है कि ये जो यूबिक्विनोन्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो वाटर सॉल्युबल इन लिपिड होगा। यहाँ पे ये जो Q है ये लिपिड में सॉल्युबल होता है और इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कर सकता है। अगर हम इसका फिगर बनाएं तो इस तरीके से, अगर हमारे पास मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स है, तो इस सेकंड कॉम्प्लेक्स में हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा पहले वो FAD के पास जाएगा, फिर ये जो है FES के पास जाएगा, उसके बाद यहाँ से जो है ये क्विनोन के पास जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में ये लोग इसी तरीके से साथ में एंटर करेंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया इन दिस फेज एन इलेक्ट्रॉन इज डिलीवर्ड डायरेक्ट टू इलेक्ट्रॉन प्रोटीन चेन, द नंबर ऑफ ATP ऑब्टेन एट दिस स्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर। ये दिया है कि कितना प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया के साइड में जाता है, ये डिसाइड करेगा कि कितना ATP सिंथेसाइज होगा। साइटोक्रोम अगर हम C की बात करें तो यहाँ पे भी FES कॉम्प्लेक्स होता है, साइटोक्रोम B होता है एंड साइटोक्रोम C होता है। FES कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C होता है। साइटोक्रोम B जो है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पंप करता है कहाँ से, मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रिया की साइड में। और ये जो है यहाँ पे साइटोक्रोम जो C है ये थर्ड कॉम्प्लेक्स से फोर्थ कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है वो यूबिक्विनोन से रिसीव होता है। और लास्ट में हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स है। फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बारे में दिया है जिसे साइटोक्रोम C रिडक्टेज कहते हैं, इसे हम फोर्थ कॉम्प्लेक्स का नाम दे रहे हैं। इसमें क्या दिया गया है कि साइटोक्रोम C से साइटोक्रोम A पे जाएगा, फिर A3 पे जाएगा, उसके बाद A3 से जो है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ऑक्सीजन इसमें से हाइड्राइड आयन के साथ मिक्स करके क्या करेगा, लास्ट में ये वाटर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज कर देगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है, कहाँ पे कितनी एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है, कितने प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। सबसे पहले एनर्जी अगर हम NADH से बात करें तो FMN के पास जाएगा, फिर जो है आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, फिर वो यूबिक्विनोन के पास जाएगा। अगर हम सेकंड की बात करें, कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड की बात करें तो वहां पे जो FADH2 है वो FADH में कन्वर्ट होगा जब, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसके पास, FAD के पास। और FAD से जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा कहाँ पे, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास, फिर दोनों मिल जाएंगे यूबिक्विनोन के पास। फिर ये कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाएगा साइटोक्रोम B आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स और आपका साइटोक्रोम C वहां पे रहेगा।
साइटोक्रोम सी से जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा कॉपर ए के पास, कॉपर ए से ये साइटोक्रोम B1 के पास, साइटोक्रोम ए के पास ट्रांसफर होगा, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 के पास, और उसके बाद कॉपर बी के पास ट्रांसफर करने के बाद ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा कि देखिए 4, 4, 8 और 10, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसकी अगर हम NADH की बात करते हैं तो 4, 4, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसफर हो रही है। और अगर हम सेकेंड की बात करें तो 4 ये और 2 ये 6 जो है प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। अब प्रोटॉन मैट्रिक्स से यहाँ पे ट्रांसफर हो गए हैं। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन जब ATP सिंथेटेज से होके फिर से मैट्रिक्स में एंटर करते हैं तो यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है एनर्जी सिंथेसिस हम कल देखेंगे। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि कच्चा माल बन के तैयार है, हमारे पास जो हाइड्राइड आयन है, जो हमारे पास प्रोटॉन्स है, वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रेजेंट है। अब ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस से फिर एक स्पीड के साथ, एक पंप के साथ जो है फिर से मैट्रिक्स में एंटर करेंगे और वहां पे हमें ATP सिंथेसाइज करेंगे। हमने किया कुछ नहीं, हमने कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जिसकी वजह से यहाँ से जो प्रोटॉन है वो मैट्रिक्स में जा सके ताकि यहाँ से हम इसे एनर्जी या ATP सिंथेसाइज कर सके। तो यही थी आज की इस वीडियो के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम ATP सिंथेटेज और कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी और उनके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।